Good morning everyone. Myself Prachi and I am from BSc Chemistry on our final year. Today I am giving presentation of energy production in living organisms. As we know that all living organisms need energy for their daily activities, and we get energy from plants in the form of food because only plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. But in some organisms there occurs stepwise oxidation by breaking of CC bond through cellular respiration in presence of coenzymes and enzymes. So enzymes होते क्या हैं? These are globular proteins which catalyze biochemical reactions. अब इनका नेचर कैसा होता है? जो ये एंजाइम्स होते हैं ये सिंपल प्रोटीन्स भी होते हैं जो अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, और कुछ होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट के साथ ऐड होता है. जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. दैट इज़ द नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें कि मेटल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं. वो प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के साथ जुड़ा होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. ये टू टाइप्स का होता है, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स. कोफैक्टर मतलब जिसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोई मेटल हो, जैसे कि हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, वो एक कोफैक्टर का काम करता है. और दूसरा है कोएंजाइम जिसमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, वो नॉन प्रोटीन का हो और वो प्रोटीन पार्ट के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि एटीपी है, एनएडीपी है, एट्सेट्रा. तो जो एंजाइम्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये एनहांस करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो, जैसे कि बुखार होता है हमें तो 45 डिग्री एट्सेट्रा, अगर इतना हमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये एंजाइम्स काम नहीं करते और ये एक पार्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं. और एंजाइम्स का क्या काम होता है? हम जो खाना खाते हैं वो नॉन कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको डिफ्यूजिबल फूड में एंजाइम्स ही कन्वर्ट करते हैं. और जो डिफ्यूजिबल फूड होता है वही हमारी ब्लड वेसल्स में थ्रू सेमिपरमेबल मेम्ब्रेन जाता है. अब हमारी बॉडी ऐसी तो है नहीं कि वो खुद ही उसको डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट कर दे, तो एंजाइम्स उसका काम करते हैं. अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फूड टू स्टे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सबसे पहले फूड हमारे माउथ में जाता है. माउथ में फूड 5 to 60 सेकेंड्स तक रहता है. उसके बाद स्टमक में, जिसमें हमारा फूड 30 मिनट से लेकर 4 आवर्स तक रहता है. फिर हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है जिसमें वो 1 to 2 आवर्स के लिए रहता है. और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जिसमें वो 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक होता है. और जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं. जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेल्टोज लैक्टोज की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम्स. और जो हमारे फैट्स होते हैं वो लिपोइक एंजाइम की हेल्प से फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स. तो इसके लिए एक थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी. मतलब कि जो लॉक होता है उसकी एक ही की होती है, मतलब कि जो की है लॉक के अंदर अच्छे से फिट हो जाते हैं, मतलब वो उसी की शेप के अकॉर्डिंग होता है. तो इसमें पहला स्टेप क्या है? इसका पहला स्टेप है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट. अब जो एंजाइम है उसकी कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं और उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसमें जो सबस्ट्रेट है, मतलब जो कि रिएक्टेंट है, वो उसमें फिट हो जाता है थ्रू H bonds एंड वैन डर वाल बॉन्डिंग. इसका दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द कॉम्प्लेक्स. फिर प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं क्योंकि जो एंजाइम है वो लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू क्रॉस द बैरियर सो दैट रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. एंड द थर्ड स्टेप इज़ रिलीज ऑफ प्रोडक्ट. अब जो प्रोडक्ट बन गया है उसका एंजाइम के साथ कोई रिलेशन, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो जाता है और जो एक्टिव साइट्स हैं वो फिर से आ जाती हैं. और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, चलता रहता है. बट ये जो थ्योरी थी ये सिर्फ एक ही टाइप के सबस्ट्रेट के लिए थी. अब इसके बाद आती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. इस थ्योरी में बताया गया कि एंजाइम्स एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ भी एक्ट कर सकते हैं. तो इसमें पहला स्टेप है वही बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट. इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, वो एक्टिव साइट्स होती हैं, वो एंजाइम के इनएक्टिव साइट्स के साथ ज्वाइन होने के लिए आता है. बट
उसकी जो एक्टिव साइट्स हैं, इनएक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की, उसमें चेंजेस ला देता है ताकि वो उसमें फिट हो सके। फिर सेकंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वही एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं ताकि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल जाए। एंड द थर्ड स्टेप इज़ रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है वही कि जो हमारा एंजाइम है वो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो जाता है, एंजाइम की एक्टिव साइट्स आ जाती हैं और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स की। एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बियर वाइन बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका यूज़ होता है मिल्क को चीज़ में बदलने में बाय द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, जो इंसुलिन पेंसिलिन होते हैं उसको बनाने में एंजाइम्स का यूज़ होता है। एक हमारी बॉडी में एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकिनेज नाम जो कि ब्लड क्लॉट बनाता है, मतलब कि हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो इससे मिनिमाइज हो जाता है। एक हमारी बॉडी में होता है एंजाइम ट्राइसोनेसेस, जो कि नेसेसरी होता है एल्बिनिज्म को रिड्यूस करने के लिए। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जैसे कि इन्वर्टेज, जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। मेल्टोज, जो कि मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यूरियाज, जो यूरिया को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। एंड लैक्टोबैसिली, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कोएंजाइम्स क्या होते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जैसे कि नियासिन एट्सेट्रा, जो कि प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ एसोसिएट होता है, उनको हम कोएंजाइम कहते हैं। जो कोएंजाइम होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये एक्टिवेट करता है इनएक्टिव कोएंजाइम्स को। जो मोस्ट कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन्स होते हैं या फिर वो विटामिन से डिराइव किए हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोएंजाइम ए जो पेंटाथोनिक एसिड और विटामिन B1 से डिराइव किया होता है। अब हम देखते हैं कोएंजाइम डिराइव फ्रॉम पेंटाथोनिक एसिड। कोएंजाइम ए जो पेंटाथोनिक एसिड है वो एक प्रीकर्सर का काम करती है इन द प्रिपरेशन ऑफ कोएंजाइम ए। इसमें क्या होता है कि जो विटामिन B5 है वो सिस्टीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है और फिर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिस्टीन होती है और फिर वो डेरिवेटिव ऑफ ATP के साथ कंबाइन हो जाता है। जो पेंटाथोनिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH, CH, CH3, देन C डबल बॉन्ड O and then NH and then CH2 and C डबल बॉन्ड OH। और सिस्टीन का स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 and then COOH CH2 C and then SH ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो पेंटाथोनिक एसिड जो कि विटामिन B5 है उसमें कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप अटैच है उसका OH और सिस्टीन का जो NH2 ग्रुप है उसमें उसका H, वहाँ से जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है उसका वो, और जो ATP का जो डेरिवेटिव था वो उसके साथ अटैच हो जाता है और हमारा कोएंजाइम ए बन जाता है। जो कोएंजाइम ए है वो एक असाइल ग्रुप कैरियर की तरह काम करता है। ये फैटी एसिड के सिंथेसिस में काम होता है, उसके ऑक्सीडेशन में। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन क्रेब्स साइकिल। इट कन्वर्ट एक्स कीटोग्लूटारेट इनटू सक्सिनाइल क्लोराइड into succinyl coenzyme A in Krebs cycle. It plays important role in the biosynthesis of many compounds like fatty acids and cholesterol. अब हम देखेंगे एंजाइम derived from नियासिन, जो कि होता है NAD और NADP। नियासिन जो है वो एक प्रीकर्सर का काम करता है, इसको हम निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो NAD और NADP होता है उसमें जो मेन डिफरेंस होता है वही होता है कि जो NADP में ना जो लोअर राइबोज रिंग होता है उसके सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। NAD में क्या होता है कि लोअर एक राइबोज रिंग होती है जिसके ऊपर एक पिरिडीन और एक पेंटो मतलब ऐसा सा स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं। फिर वो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है और फिर वो फॉस्फेट ग्रुप एक और राइबोज रिंग के साथ थ्रू CH2 अटैच होता है एंड देन इट इज़ अटैच टू निकोटिनामाइड। और जो NADP होता है उसमें सिर्फ एक फ़र्क होता है जो कि लोअर राइबोज रिंग है उसकी सेकेंड पोजिशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि कोएंजाइम ए की जो NAD है उसकी क्या एप्लीकेशन है। ये NAD एक कोएंजाइम की तरह काम करता है फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स।
NAD जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है एंड हाइड्रोजन कैरियर होता है कार्बोहाइड्रेट्स में एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It is used in the conversion of glyceraldehyde into 1,3-diphosphoglycerate in glycolysis cycle. जो NAD है वो प्राइमरी कैटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है. ये मैलेट को एक्सोलोएसीटेट में कन्वर्ट करता है और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में इन्वॉल्व होता है. मैलेट को ऑक्सलोएसीटेट में एंड ग्लूटामेट को अल्फा ग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है. और जो NADP होता है वो फैटी एसिड सिंथेसिस में, और जो फोलेट होता है उसको डाईहाइड्रोफोलेट DHF में कन्वर्ट करता है. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. अब हम देखेंगे कोएंजाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम लिपोइक एसिड. जो लिपोइक एसिड है वो अमाइड लिंकेज बनाती है टू ए ग्रुप रेजिड्यू लाइसिन रेजिड्यू ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. लिपोमाइड प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एक असाइल कैरियर की तरह काम करता है एक क्रेब्स साइकिल में. लिपोइक एसिड में नॉट बी विटामिन बट कुछ सजेस्ट करते हैं एविडेंस कि ह्यूमन बींग्स लिपोइक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं. जो लिपोइक एसिड है ये एक एसेंशियल कोफैक्टर की तरह काम करता है इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स. अब हम देखेंगे कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B1 जो कि होता है थायमीन. मतलब कि जो विटामिन थायमीन है वो कन्वर्ट हो जाता है थायमीन पायरोफॉस्फेट में इन एन ATP डिपेंडेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि जो थायमीन है उसमें एक अमीनो पिरिमिडीन रिंग होती है और एक थायोजिल रिंग होती है जो कि मिथाइलिन ब्रिज से जुड़ी हुई होती है. उसमें मिथाइलिन ब्रिज की लिंकेज होती है. अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं. ये एक एसेंशियल कोएंजाइम होता है जो कि एनर्जी एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है सेलुलर प्रोसेस इन कैटाबॉलिज्म में, और इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कोएंजाइम फॉर conversion of 1-pyruvate dehydrogenase PDH into alpha ketoglutarate dehydrogenase catalyzed reactions जो कि Krebs cycle में होती हैं. ये certain types of oxidative carboxylation reactions of pyruvate to form acetyl coenzyme A में भी यूज़ होता है. अगर हमारी बॉडी में पिरुवेट की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को और हार्ट को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है. अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है. इट इज़ द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ complex organic molecules to form ATP which is required for various metabolic activities. अब जो ये रेस्पिरेशन होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है. एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक. अब नाम से ही पता चल रहा है एरोबिक जिसमें एयर प्रेजेंट हो, एनएरोबिक जिसमें एयर की प्रेजेंस ना हो. एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो एनारोबिक होता है उसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता. एरोबिक जो प्रोसेस है वो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, और जो एनारोबिक प्रोसेस है वो बैक्टीरिया फंजाई इनमें होता है. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो ग्लूकोज है वो 6CO2 के साथ मिलकर 6CO2, 6H2O और 38 ATP प्रोड्यूस करता है. और ये साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोट्स में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोकैरियोट्स में अकर करता है. और जो कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो ग्लूकोज है वो 6CO2, 2CO2 और 2 ATP प्रोड्यूस करता है. इथाइल अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है. अब तक हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और जो फैट होते हैं वो फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में डिग्रेड हो जाते हैं, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में. अब हम हमारी नेक्स्ट स्टेप जो कि है ग्लाइकोलिसिस उस पर आते हैं. ग्लाइकोलिसिस में जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है. इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, और ये एनारोबिक होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें 3 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप होता है फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज 1,6 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द एंजाइम ग्लूकोकिनेज एंड हेक्सोकिनेज. देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकिनेज एंड कोफैक्टर Mg2 पॉजिटिव आयन. इसका सेकंड स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज. जो फ्रक्टोज 1,6 ट्राइफॉस्फेट बना है अगर उसको हम एल्डोस
एंजाइम की हेल्प से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एल्डोलोस एंजाइम की हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फेट में। इसका थर्ड जो स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव बाय डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें कि जो हमारा 2 मोल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 1,3 फॉस्फेट बना है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, and then it is converted into 3-phosphoglycerate with the help of phosphoglycerate kinase, and then it is converted into 2-phosphoglycerate with the help of coenzyme phosphoglycerate mutase, and then it is converted into phosphophenylpyruvate with the help of enolase enzymes, and then it is converted into pyruvate with the help of pyruvate kinase enzyme and Mg2 positive cofactor। अब इसमें जो नेट एटीपी प्रोड्यूस हुई है वो है 2, मतलब कि इसमें 4 एटीपी का यूज़ किया गया, मतलब इसमें 4 एटीपी बनी है और 2 का यूज़ हुआ है, तो मतलब 2 एटीपी जो कि डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में हमें शो हो रही है, और एक होता है इनडायरेक्टली, मतलब इसमें 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। एक NADH में 3 एटीपी होते हैं, तो मतलब 6 एटीपी, तो इसमें टोटल 8 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। मैंने देखा कि जो ग्लूकोज है वो पिरूवेट में चेंज हो जाता है, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, फिर मतलब कि क्रेब्स साइकिल होती है। अगर वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन में 2 टाइप का होता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो NADH है वो डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन्स पिरूवेट को दे देता है और इसमें लैक्टेट एज ए बायो प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल्स ऑफ पिरूवेट में, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 लैक्टेट। एंड ये 2 टाइप्स का होता है, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन। जो होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है इसमें जो NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पिरूवेट को ट्रांसफ़र किए हैं, वे जो दोनों पिरूवेट हैं वो दोनों मिलके लैक्टेट को एज ए बायो प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जो हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन है उसमें क्या होता है कि जो NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पिरूवेट को ट्रांसफ़र किए हैं उनमें एक तो लैक्टेट बनाता है और एक एसिड या फिर अल्कोहल एज ए बायो प्रोडक्ट बनाता है। दूसरा टाइप होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो NADH है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है पिरूवेट को डायरेक्टली, और इसमें इथेनॉल एज ए बायो प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो पिरूवेट में चेंज हो जाता है, फिर वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, और जो इसमें जो NADH है वो वापस NAD पॉजिटिव में चेंज होता जाता है, जो कि फर्स्ट स्टेप में जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हुआ। ये 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो पिरूवेट से रिमूव हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जिसको हम एसिटल्डिहाइड कह रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, जो कि NADH है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एसिटल्डिहाइड में बदल कर देता है, और जो NAD पॉजिटिव है वो वापस से रीजनरेट हो जाता है, और जो कि एंड प्रोडक्ट है वो हमें इथेनॉल मिलता है जो कि एक अल्कोहल है, सो हम इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर ये जो प्रोसेस है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हम इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जो कि होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसको हम टेरी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 2 मोल हैं पिरूवेट के वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को एंजाइम A में विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर Mg2 पॉजिटिव आयन लिपोइक एसिड एंड पिरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जो 2 एसिटाइल को एंजाइम A है वो सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेस एंजाइम, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट सिस एकोनाइट्रेट, जिसमें कि H2 के प्रोडक्शन होता है, फिर उसमें एकोनाइटेज डालते हैं तो आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट से फिर हम अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो 2 तरीके से होता है। अगर हम उसमें आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज डालते हैं तो वो डायरेक्टली बन जाता है, और अगर हम उसको हम पहले ऑक्सैलो एसीटेट में सक्सीनेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें से CO2 अगर रिमूव हो जाए तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल को एंजाइम A में विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्सीनेट विद द हेल्प ऑफ सक्सीनाइल को एंजाइम A सिंथेज, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट
जो कि फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। जो फ्यूमरेट है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज, जिसमें H2O को ऐड किया जाता है, एंड देन मैलेट जो है वो एक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। अब इसमें जो है ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर वो फिर से सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें जो नेट ATP है वो कितनी बनी है, इसमें नेट ATP 38 बनी है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ATP इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH FADH2 to O2 बाय ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो FADH2 है और NADH वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 2 इंटरकनेक्टेड प्रोसेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा होता है केमियोस्मोसिस। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है उसमें मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH FADH2 ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरियर टू अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरियर ऑफ redox reaction. Oxygen sites present at the end of the chains to accept the electrons and picks up protons to form water. ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और दूसरा होता है केमियोस्मोसिस। इट द प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन इज कैप्चर्ड एज ए प्रोटोन ग्रेडियंट एंड देन यूज टू मेक ATP। जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि जब हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं होती, मैंने पर्सन इज़ नॉट ब्रीथिंग इनफ O2, देन देर इज़ नो वन टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड दस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस डजंट अकर. So ATP will be produced by chemiosmosis. Without enough ATP, cells can't carry out the metabolic process required for different functions, and often a long enough period of time, cell may even die. अब जो ये स्टेप इसके ड्यूरिंग 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय NADH एंड FADH2। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि NADH और FADH2 हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू द मॉलिक्यूल्स नियर बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट चेन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वे वापस से NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव के स्टेट में आ जाते हैं, विच कैन बी रीयूज्ड इन द अदर स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं NADH और FADH2 वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं किसी बिगिनिंग इन ऑफ द ट्रांसपोर्ट चेन में, एक मॉलिक्यूल को दे देते हैं। फिर उस प्रोसेस में वो NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव की स्टेट में आ जाती हैं और उनका हम रीयूज़ कर सकते हैं। सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड प्रोटोन पंपिंग। एज इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड down the chain, they move from a higher to a lower energy level, releasing energy. Some of energy is used to pump the H positive ions, moving them out of the matrix and into the inner membrane. This pumping establishes an electrochemical gradient. इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि चेन से निकले हैं वे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है और जो कुछ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव आयंस को पंप करने में लग जाती है, मूविंग देम आउट ऑफ द मैट्रिक्स। जो थर्ड होता है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं मॉलिक्यूल O2 के पास, विच स्प्लिट्स इन द हाफ एंड टेकन अप H पॉजिटिव आयंस टू फॉर्म वाटर। मतलब क्या होता है कि इसमें जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं उनको पिकअप करने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और फिर उससे वाटर की सिंथेसिस होता है। जो फोर्थ स्टेप है वो होता है ग्रेडियंट ड्राइवन सिंथेसिस ऑफ ATP। इसमें क्या होता है एज H पॉजिटिव आयंस फ्लो डाउन देयर ग्रेडियंट एंड बैक इनटू द मैट्रिक्स, दे पास थ्रू एन एंजाइम called ATP synthase which harness the flow of protons to synthesize ATP. Thank you.